हेलो प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ऐसी मैं आशा और उम्मीद रखता हूं आपसे। तो साथियों, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो राजस्थान के भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान के भूगोल में हमने दोस्तों भौतिक प्रदेश वाला पार्ट स्टार्ट किया था। भौतिक प्रदेश में हमने पश्चिमी रेतीला मरुस्थल देख लिया, अरावली पर्वतीय प्रदेश देख लिया। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो तीसरा भौतिक प्रदेश हमारा पूर्वी का मैदान स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी मैदान स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। सामान्यतः जो मैदान है वो दोस्तों 33 सागर के अवशेष है, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जहां जहां पर्वत है और जहां जहां मैदान है वहां दोस्तों प्राचीन काल में 33 सागर हुआ करता था। कालांतर में दोस्तों नदियों के द्वारा जो मिट्टी है वो बहाकर लाई गई और 33 सागर को दोस्तों भर दिया गया। और उस 33 सागर में दोस्तों उन मिट्टी के जमाव के कारण मैदानों का निर्माण हो गया। और वो मैदान उपजाऊ, नदियां जो मिट्टी लाती है वो दोस्तों उपजाऊ होती है, खनिज लवण अधिक लाती है दोस्तों अपने साथ। तो वो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी होती है और वो अधिक अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो जो मैदान है वो दोस्तों 33 सागर के अवशेष है और नदियों के द्वारा ये मैदान बनाए गए। हमारे राजस्थान में दोस्तों चंबल, बनास, बाणगंगा, ये जो नदियां हैं दोस्तों इन्होंने मिलकर पूर्वी मैदान का निर्माण किया है। और पूर्वी मैदान हमारा उपजाऊ है और दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पर जाती है दोस्तों। इतनी बातें दोस्तों मैंने आपको बता दी एक मोटे मोटे तौर पर। इनको हम दोस्तों डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पूर्व का मैदान। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ। तीसरा भौतिक प्रदेश है वो हमारा है पूर्व का मैदान। पूर्व मैदानी प्रदेश। एक चीज और बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा जो पूर्व का मैदान है वो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का हिस्सा है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हमारी जो राजस्थान में बहती है एक तो चंबल नदी और एक दोस्तों बनास। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है और चंबल दोस्तों यूपी में इटावा में यमुना में मिल जाती है दोस्तों, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो विस्तृत रूप से हम लोग बात करें तो गंगा के मैदान का हिस्सा ही हमारा पूर्वी मैदान है। क्योंकि दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियों द्वारा हमारे पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया है दोस्तों। तो ये भी बात आपको नोट कर लेनी है और याद भी रखनी है। पूर्व का मैदान दोस्तों हम लोग सबसे पहले तो बात करते हैं, ये गंगा के मैदान का हिस्सा है। गंगा के मैदान का हिस्सा है। सबसे पहले तो ये याद रखना आपको और नोट भी कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नदियां बात करें तो नदियां दोस्तों यहाँ कौन कौन सी है? एक तो चंबल, चंबल, एक माही दोस्तों, बनास और एक बाणगंगा। ठीक है, इनके दोस्तों जो भी सहायक नदियां हैं और ये जो मेन नदियां हैं इनके द्वारा दोस्तों हमारे पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों पूर्वी मैदान हमारे राजस्थान में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, जिले कौन कौन से हैं जो कि पूर्वी मैदान में आते हैं। तो उन जिलों की चर्चा कर लेते हैं एक बार हम। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों इधर से अलवर की, अलवर। उसके बाद दोस्तों कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। एक दोस्तों नया जिला बना आपका, कौन सा? खेड़दल तिजारा, उसका नया नाम हो गया दोस्तों भर्तरी नगर, भर्तरी नगर। एक दोस्तों बात करते हैं डीग की, डीग के बाद आ गया भरतपुर, भरतपुर के बाद दोस्तों जयपुर, जयपुर के पास पड़ता है दौसा और दौसा के पास में टोंक, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इधर से आपका डांग की रानी कौन है? करौली, करौली, जहां से चंबल नदी बहती है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में जहां माई नदी बहती है, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद दोस्तों बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर और एक है सलूम्बर। ये दोस्तों जिले हैं जहां पे हमारा पूर्वी मैदान विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ये दोस्तों 4 नदियों द्वारा बनाया गया है, चंबल, माही, बनास और बाणगंगा। ये दोस्तों वही जिले हैं जहां से दोस्तों ये नदियां बहती है। इन्हीं नदियों के द्वारा दोस्तों मिट्टी को ला लाकर वहां यहाँ पे जमा करके और दोस्तों मैदान का निर्माण किया गया है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिएगा, फिर आगे की चर्चा करते हैं।
जिलों की बात करने के बाद दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट जो है पूर्वी मैदान घेरा हुआ है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट यहाँ पे पूर्वी मैदान में निवास करती है, उनकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों लगभग 23% हमारा पूर्वी मैदान है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 39% दोस्तों हमारे पूर्वी मैदान में निवास करती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मृदा की बात करें तो मृदा आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। और उपजाऊ क्यों होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नदियां दोस्तों बहती है कई किलोमीटर तक, और दोस्तों वो अपने साथ कितने खनिज लवण बहाकर लाती होगी, तो वो जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, सिंचाई दोस्तों यहाँ पे अधिकतर सिंचाई की हम बात करें तो अधिकतर सिंचाई यहाँ कुओं से होती है दोस्तों। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। कुल वर्षा की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, इसकी ढाल की बात करें तो दोस्तों इसका ढाल पूर्व की ओर है। पूर्व मतलब राजस्थान में दोस्तों इसका ढाल किधर है, पूर्व दिशा की ओर है इसका ढाल दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको बात में ध्यान में रखनी है, यहां तक बात नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इस पूर्व मैदान की कि ये अवशेष किसका है। पढ़ाया हुआ तो है दोस्तों, अवशेष किसका है। चारों जो भौतिक प्रदेश है उनका दोस्तों मैंने एक साथ ही बता दिया था कि अवशेष किसके हैं, इनमें वर्षा कितनी होती है, ये क्षेत्रफल कितना घेरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों बार बार मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको याद रहे और चीजें रिपीट होती रहे बार बार। ठीक है, अवशेष दोस्तों ये 33 सागर का है। ठीक है, 33 सागर का अवशेष है। जिन काल में यहाँ सागर हुआ करता था, बाद में दोस्तों नदियों के द्वारा मिट्टी ला लाकर मिट्टी का जमाव करके दोस्तों इसे भर दिया गया और बाद में ये मैदानों का रूप में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। अवशेष के बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। उत्पत्ति काल कौन सा है, तो उत्पत्ति हुई दोस्तों इसकी प्लीस्टोसिन युग में। प्लीस्टोसिन युग में। ठीक है दोस्तों, निर्माण की बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ नदियों के द्वारा। निर्माण नदियों के द्वारा, और मुख्य रूप से तो ये नदियां कौन कौन सी है, चंबल, बनास और बाणगंगा। चंबल, बनास, बाणगंगा। ठीक है, यहां तक नोट कीजिएगा, फिर इनकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं की, कि पूर्वी मैदानी प्रदेश दोस्तों अपने आप में कौन कौन सी विशेषताएं रखता है, उसकी विशेषता क्या है कि उसको दोस्तों अन्य भौतिक प्रदेशों से अलग करती है, उनको हम देख लेते हैं। तो विशेषताओं की चर्चा करते हैं। विशेषताएं, ठीक है, यह भौतिक प्रदेश दोस्तों, यह प्रदेश, एक बात तो यह है कि अरावली के पूर्व में स्थित है। अरावली के पूर्व में है। ठीक है, इसका जो ढाल है दोस्तों वो पूर्व की ओर है। राजस्थान में ढाल किधर है, पूर्व की ओर दोस्तों इसका ढाल है। ये भौतिक प्रदेश दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश यही है। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश यही है। और दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ होने के कारण ही इसे दोस्तों खाद्यान्न का कटोरा बोलते हैं। ठीक है, खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां स्थित है। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां भी दोस्तों इसी भौतिक प्रदेश में है।
ठीक है, ये कुछ मेन विशेषताएं हैं दोस्तों जो कि अन्य भौतिक प्रदेशों से इस भौतिक प्रदेश को अलग करती है। कौन कौन सी है एक बार और देख लेते हैं। यह प्रदेश अरावली के पूर्व में स्थित है, एक बात तो ये है। इसकी ढाल दोस्तों पूर्व की ओर है, राजस्थान में इसकी ढाल पूर्व की ओर है, पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश यही है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, ये तो जानते होंगे कि जनसंख्या वही निवास करेगी दोस्तों जहां पे उनको सुख सुविधा अच्छी तरीके से मिलेगी। अच्छी तरीके से दोस्तों कृषि होगी, उपजाऊ मैदान होंगे, और दोस्तों वहां रहने की व्यवस्था अच्छी होगी, मैदान होंगे। कोई बात है दोस्तों, आप पहाड़ों में जाके तो बस नहीं सकते, बहुत रेयर केस में बसोगे, बाकी मैदान में बसना दोस्तों आप ज्यादा पसंद करोगे। तो यही है दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। क्यों है दोस्तों, पता ही है आपको, नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसीलिए दोस्तों इसे खाद्यान्न का कटोरा बोलते हैं। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां यहाँ है, क्योंकि दोस्तों जहां जनसंख्या अधिक होगी, कच्चे माल की उपलब्धता अधिक होगी, और दोस्तों पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, तो वहीं औद्योगिक इकाइयां लगेगी। उद्योग वहीं लगेंगे दोस्तों जहां पे दोस्तों सुख सुविधा अच्छी तरीके से होगी। तो यहाँ पे सुख सुविधा पूरी है, तो औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक यही है। ठीक है, आप इनको नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पूरी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं की हमने चर्चा कर ली। आगे हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं इसके उपभागों की, कि इसे दोस्तों कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो ये जो मैदान है वो दोस्तों 4 नदियों द्वारा मिलकर बनाया गया है, माही, चंबल, बनास, बाणगंगा। इन्हीं नदियों के आधार पर दोस्तों इसके 4 उपभाग किए गए हैं। नदियों के आधार पर ही किया गया है दोस्तों। नदियां जहां जहां बहती है वो मैदान दोस्तों आपका उन्हीं नदी के नाम पर किया गया है दोस्तों। तो इसके 4 उपभाग हैं, कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। 4 उपभाग है। एक तो दोस्तों इसका निर्माण चंबल नदी से हुआ, तो चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। दूसरे नंबर पे है दोस्तों माही बेसिन, माही बेसिन। एक एक को डिटेल से तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों विस्तृत रूप से, लेकिन एक बार मैं इनके नाम बता देता हूं आपको। या इसे बोलते हैं दोस्तों छप्पन बेसिन। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। 3 नंबर पे है बनास बेसिन, बनास बेसिन हो गया। 4 नंबर पे हो गया आपका बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। जहां से ये नदियां बहती है वही मैदान उसके नाम से हो गया दोस्तों। ठीक है, तो पूरी मैदानी प्रदेश को दोस्तों 4 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन। ठीक है, इनको नोट करो और एक एक को डिटेल से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे चंबल बेसिन को। चंबल में दोस्तों जितने भी फैक्ट है उनको चर्चा करेंगे, कि दोस्तों इसका क्षेत्रफल कौन कौन से जिलों में है, डांग क्या होती है, यहाँ पे पाई जाने वाली बीहड़ किसे बोलते हैं, उन सबकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार यहाँ तक नोट करो, इसको मिटाने के बाद हम लोग एक एक को चर्चा करेंगे। 1 नंबर पे हमारा है चंबल का, चंबल बेसिन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चंबल बेसिन को पढ़ेंगे। चंबल बेसिन, एक तो यहाँ पे नया वर्ड आया आपके सामने बेसिन। बेसिन क्या होता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। एक तो होती है मेन नदी, ठीक है, एक होती है दोस्तों उसकी सहायक नदियां। ठीक है, इनकी भी सहायक नदियां, इनकी भी सहायक नदियां हो गई। ठीक है, इस प्रकार ये फैला हुआ है तंत्र। ये जो पूरा तंत्र है ये दोस्तों उस नदी का बेसिन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है डायग्राम से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो बेसिन बोलते हैं दोस्तों मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्रफल है उसी को दोस्तों बेसिन बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने बता दिया, अच्छी तरीके से आप नोट भी कर लेना इसको। तो जो चंबल बेसिन है वो मैदान दोस्तों चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया होगा। इसमें दोस्तों जिले कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो उन जिलों की चर्चा करते हैं। जिले दोस्तों चंबल नदी जहां जहां बहती है वही तो जिले होंगे दोस्तों, और कौन से होंगे? चंबल बेसिन वही तो होगा जहां से चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है। तो जिलों की चर्चा करते हैं दोस्तों। एक तो पूरा जो हाड़ौती प्रदेश है वो हो गया, कोटा, बूंदी, बारा और दोस्तों झालावाड़। ठीक है, 4 जिले तो ये हो गए आपके। एक दोस्तों आता है आपकी करौली, जिसे आप बोलते हो डांग की रानी। करौली के बाद दोस्तों सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। उसके बाद आ गया दोस्तों आपका धौलपुर। जो चंबल बेसिन है
चंबल का मैदान वो फैला हुआ है दोस्तों इन जिलों में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ एक शब्दावली पाई जाती है डांग। डांग क्षेत्र किसे बोलते हैं? तो डांग क्षेत्र होता है दोस्तों चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची जो उत्खात स्थलाकृतियां हैं, उसे दोस्तों हम लोग डांग क्षेत्र बोल देते हैं। और डांग क्षेत्र सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है करौली में, इसीलिए तो दोस्तों इसको डांग की रानी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार तो ये नोट कीजिएगा आप कि डांग क्षेत्र क्या होता है। डांग चंबल के आसपास, चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची उत्खात, ये वर्ड आप याद रखोगे, उत्खात स्थलाकृति। ठीक है, उत्खात स्थलाकृतियां डांग है। उत्खात स्थलाकृतियों का मतलब बताओ दोस्तों, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, तो इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो उत्खात स्थलाकृतियां हैं। और सर्वाधिक जो उत्खात स्थलाकृतियां बनाती है वो चंबल नदी बनाती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात। ठीक है, तो डांग क्या होती है? डांग क्षेत्र क्या होता है? चंबल नदी के आसपास जो उत्खात स्थलाकृतियां हैं, ऊंची नीची स्थलाकृतियां हैं, उन्हें दोस्तों डांग बोलते हैं। और डांग क्षेत्र सर्वाधिक जो पाया जाता है, डांग क्षेत्र सर्वाधिक वो है करौली में। और इसी के कारण दोस्तों करौली को डांग की रानी बोलते हैं। ठीक है, डांग की रानी बोलते हैं। यहां तक एक बार आप नोट करो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। यहां तक बात हुई दोस्तों चंबल बेसिन के जिलों की, और दोस्तों डांग क्षेत्र की बात हमने कर ली। आगे हम लोग बात करेंगे, वो करेंगे बीहड़ की। बीहड़ में तो बाघ ही रहते हैं, डाकू तो संसद में रहते हैं। देखी तो होगी पान सिंह तोमर मूवी आपने। ठीक है, बीहड़ की बात करते हैं। तो बीहड़ किसे बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं दोस्तों चंबल नदी का जो प्रवाह है उसके कारण मिट्टी में दोस्तों जो कटाव हो जाता है या फिर गहरी घाटियां बन जाती है, उसे दोस्तों हम बीहड़ बोल देते हैं। चंबल के प्रवाह के कारण, चंबल नदी के प्रवाह से मिट्टी में कटाव, और कटाव भी कौन सा दोस्तों? ये नदी करती है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन। तो ये क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार दोस्तों एग्जाम में कि सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी करती है। तो मिट्टी के कटाव के कारण दोस्तों गहरे गहरे गहरी गहरी घाटियां बन जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? जिन्हें आप लोग बीहड़ बोल देते हो। ठीक है, और सर्वाधिक दोस्तों बीहड़ कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं दोस्तों आपके कोटा, सवाई माधोपुर, और एक आ गया आपका धौलपुर। यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। और बीहड़ बोलते किसे हैं? चंबल नदी के प्रवाह से जो कटाव होता है, जो घाटियां बन जाती है, उसे दोस्तों बीहड़ बोलते हैं। नोट कीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, 2 नंबर पे है आपका छप्पन बेसिन या फिर माही बेसिन। छप्पन या माही बेसिन। तो ये मैदान बना हुआ है दोस्तों माही नदी हमारे राजस्थान में जहां से बहती है वहां पे। माही नदी दोस्तों एमपी से निकलकर दोस्तों हमारे राजस्थान में बहती हुई और वापस गुजरात में बन जाती है। उल्टे यू आकार की आकृति में ये बहती है। ठीक है दोस्तों, तो 3 राज्यों में बहती है। हमारे राजस्थान में भी दोस्तों कौन कौन से जिले हैं जहां बहती है? तो एक तो दोस्तों बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, उसके बाद दोस्तों प्रतापगढ़, ठीक है, और उदयपुर। ये दोस्तों जो जिले हैं वो माही बेसिन में आते हैं। इसमें दोस्तों एक दो शब्दावलियां आती है। एक तो छप्पन का मैदान क्या होता है, एक दोस्तों कांठल क्या है, इनकी हम लोग चर्चा करते हैं। छप्पन का मैदान है दोस्तों ये 56 नदी नालों एवं 56 गांवों का समूह को हम लोग छप्पन का मैदान बोलते हैं। ठीक है, छप्पन का मैदान हो गया। एक दोस्तों कांठल। कांठल दोस्तों माही नदी के प्रवाह को प्रतापगढ़ में कांठल बोलते हैं।
और दोस्तों प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम भी कांठल हुआ करता था, तो इसीलिए तो दोस्तों मही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। तो कांठल हो गया और छप्पन का मैदान हो गया, दोनों को लिख लेते हैं एक बार। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ तक 56 गांवों या 56 नदी नालों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक बात करते हैं कांठल की। कांठल है दोस्तों मही नदी के बहाव को प्रतापगढ़ में मही नदी के प्रवाह को, प्रतापगढ़ में मही नदी के प्रवाह को क्या बोलते हैं? कांठल बोलते हैं। एक दोस्तों प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल हुआ करता था। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था। ठीक है, इसीलिए दोस्तों, इसीलिए मही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। ये बात भी आप नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों थर्ड नंबर पे है आपका बनास बेसिन। बनास बेसिन की चर्चा करते हैं दोस्तों। यह मैदान है दोस्तों बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसका ढाल दोस्तों पूर्व की ओर है। यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ मृदा इसी मैदान में पाई जाती है। तो एक बार लिख लेंगे आप इसको, बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा यहाँ पाई जाती है। इसके दोस्तों दो पार्ट है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। दूसरे नंबर पे मेवाड़ का मैदान। एक बार आप यहां तक नोट करो, फिर इन दोनों मैदानों की चर्चा करते हैं। बनास बेसिन के ही दो पार्ट है दोस्तों। ये बनास बेसिन के दो भाग है, कौन कौन से? मालपुरा करौली का मैदान और एक मेवाड़ का मैदान। नोट करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। एक नंबर पे है दोस्तों आपका मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान, और एक किसका भाग है? ये है बनास बेसिन का भाग। ठीक है, ये जो मालपुरा करौली का मैदान है दोस्तों, ये बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग है। बनास बेसिन है, उसका उत्तरी पूर्वी भाग है, वो मालपुरा करौली का मैदान है। ठीक है, बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है, जिले कौन कौन से आते हैं इसमें? इसमें जिले आते हैं दोस्तों टोंक, करौली, और एक आता है आपका सवाई माधोपुर। ठीक है, ये जिले आते हैं। इस क्षेत्र को दोस्तों एएम हेरोन ने, इस क्षेत्र को एएम हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन कहा, तृतीय पेनिप्लेन कहा। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, बनास बेसिन का दोस्तों उत्तरी पूर्वी भाग है, वो मालपुरा करौली में का मैदान है। इसमें जिले आते हैं टोंक, करौली, सवाई माधोपुर। एएम हेरोन ने दोस्तों इस क्षेत्र को तृतीय पेनिप्लेन कहा।
ये बात भी ध्यान रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा, और दूसरा है आपका मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान, ये दोस्तों बनास बेसिन का दक्षिणी भाग है। ठीक है, बनास बेसिन का दक्षिणी जो भाग है वो है दोस्तों आपका मेवाड़ का मैदान। ठीक है, और उत्तरी पूर्वी भाग कौन सा है? मालपुरा करौली का मैदान। जिलों की बात करते हैं तो ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई दोस्तों आपके बनास बेसिन की। बनास बेसिन के दो पार्ट है, एक तो मालपुरा करौली का मैदान, एक मेवाड़ का मैदान। ठीक है, मालपुरा करौली का मैदान तो बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग है, वो मालपुरा करौली का मैदान है। टोंक सवाईमाधोपुर करौली में फैला हुआ है। एम हेरोन ने दोस्तों तृतीय पेनिप्लेन कहा। मेवाड़ का मैदान दोस्तों इसका दूसरा पार्ट है, बनास बेसिन का दक्षिणी भाग है, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में ये फैला हुआ है। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो पूर्वी मैदान है उसका चौथा और अंतिम पार्ट है, वो है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन, पूर्वी मैदान के 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा पार्ट है बाणगंगा बेसिन और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये बेसिन है दोस्तों, ये बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है। ठीक है, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा। ठीक है, इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है दोस्तों? एक तो जयपुर, जयपुर के बाद दौसा, डीग और एक भरतपुर। इन जिलों में दोस्तों ये मैदान फैला हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये मैदान है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात हो गई। ये अंतिम पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाणगंगा बेसिन। ठीक है, बाणगंगा बेसिन जयपुर, दौसा, डीग और भरतपुर में फैला हुआ है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश का दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ मैदान यही है दोस्तों। ठीक है, तो हमने दोस्तों 3 भौतिक प्रदेश हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा ये भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लास्ट और अंतिम भौतिक प्रदेश हमारा हाड़ौती का मैदान, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।